नमस्कार। आप सबको पता होगा कि कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और 370 हटने के बाद बहुत लंबे वक्त तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। इस इलेक्शंस को लेकर कश्मीर में क्या माहौल है और वहां पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, या फिर आम लोगों में किस तरह का उत्साह है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। ये आगा मुंतजिर मेहंदी साहब हैं। ये बड़गांव से पीडीपी के उम्मीदवार हैं और इंटरेस्टिंग रोचक बात यह है कि उमर अब्दुल्ला के सामने ये खड़े हैं, एक हैवीवेट के सामने। आगा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएमएफ के साथ जुड़ने के लिए। आदाब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए, बातचीत के लिए। आगा साहब, आप पे हम आएंगे, आपकी कंस्टिट्यूएंसी पे आएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि कश्मीर के हालात इस वक्त कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दिल्ली की मीडिया कुछ अलग बोलती है, कश्मीर की मीडिया अलग बोलती है। आप एक्चुअल बताइए। देखिए, जहाँ तक कश्मीर के हालात और वाक़ात का ताल्लुक है, 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी कार्रवाई यहाँ की गई, उससे हालातों को काबू में रखा गया, कंट्रोल में रखा गया, न कि हालातों को ठीक किया गया। आप देखिए, पुलिस के ज़ोर से, एफआईआर के खौफ से, नौकरियों से बाहर निकालने के खौफ से लोगों को चुप कराया गया है। अब उसको सरकार ऑप्टिक्स की तरीके से किसी और रंग में पेश कर रही है, मगर हालात बिल्कुल यहाँ ठीक नहीं हुए। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि हालातों को काबू में रखा गया, कंट्रोल में रखा गया है। पर आगा साहब, लोग भी नहीं मर रहे हैं, बम धमाके भी कम हो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि दुकानें भी खुल रही हैं। पहले दो दो तीन तीन दिनों तक बंद रहा करते थे बाजार। तो ठीक है, पुलिस के जोर पे ही मैं मानता हूं कि पुलिस के जोर पे होगा, क्योंकि वक्त लगेगा। लेकिन जानमाल का नुकसान तो कम हो रहा है, इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे। वो तो है, कंट्रोल में तो है, मगर जो पॉलिटिकल ग्रीवेंस है कश्मीर के लोगों की, वो तो हल नहीं हुई। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो अभी भी है। जो 4 अगस्त 2019 को यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वो आज भी 2024 में भी है। उसका तो हल नहीं निकाला सरकार ने। और उसी का हल निकालने के लिए विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। और आप बताइए कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी का क्या हाल है, क्योंकि आपके खिलाफ एक हैवीवेट उमर अब्दुल्ला साहब मैदान में हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये प्रण लिया था, शपथ लिया था, कसम खाई थी कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव हारने के बाद। और अब दो दो जगहों से नॉमिनेशन कर दिया है। क्या हालात है उनके, देखिए, कैसे जहाँ हरा तक सकेंगे आप? देखिए, वो पहले तो मैं ये साफ करना चाहूँगा, मेरा उनसे कोई मुकाबला है नहीं। क्योंकि बडगाम डिस्ट्रिक्ट और ख़ुसूसन मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 27 बडगाम, उन्होंने मेरा इंतखाब किया है, उन्होंने मुझे चुना है ताकि मैं उनकी आवाज़ बनकर फोरम्स में जाऊं, असेंबली में जाऊं, उनकी आवाज़ वहां पे रखूं। अगर कोई ना वो एतमाद शायद किसी नॉन लोकल जो बाहर से यहाँ लड़ने के लिए आता है, वो कभी उसको हासिल नहीं होगा। क्योंकि बडगाम ने इस बार ये तय किया है कि हमारी पार्टी पीडीपी है, हमारा कैंडिडेट ये है और खाली यही है जो हमारी आवाज़ फोरम्स में पहुंचाएगा। अब कोई नॉन लोकल या टूरिस्ट आता है यहाँ पर, या पैराशूट लैंडिंग करवा रहा है और अपने आप को कश्मीर बडगाम के लोगों पर थोप रहा है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बडगाम के लोग इस बार फैसला कर चुके हैं। नहीं, आप कह रहे हैं फैसला कर चुके हैं, लेकिन वो तो कई तरह के प्रोमिसेस कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जितने भी जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो जेलों में बंद हैं, उन्हें छोड़ देंगे और सबको एक एक करोड़ रुपए देंगे, उनके जो परिवार वाले लोग हैं। और देखिए, जी। ये जज्बात भड़काने का काम है, इमोशंस पिच करने का काम है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन थे। यूनिफाइड कमांड यहाँ एक फोरम है जहाँ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज वो सारी बैठते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज कैसे काम करना है वो तय करते हैं। ये उसके चेयरमैन थे। चेयरमैन होने के बावजूद ये पीएसए नहीं हटा पाए, आर्मड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं हटा पाए, लोगों के पासपोर्ट नहीं दे पाए। तब नहीं कर पाए जब इनके हाथ में इख्तियार था, जब ये कर सकते थे अपने कलम से। वो पावर्स आज एलजी के पास है, ये हद इख्तियार आज एलजी के पास है। तो ये कैसे, जब इनके पास था इनने तब नहीं कर पाया किया कुछ, अब कैसे कर पाएंगे जब इनके पास कुछ है ही नहीं।
पर रोशनी एक्ट का काम तो किया ना। सुना है कि रोशनी एक्ट के बहाने इन लोगों ने हजारों एकड़ जमीन या हेक्टेयर जमीन अपने नाम, अपने परिवार वालों के नाम वगैरह लिखवा लिए। आधी संपत्ति बोलते हैं कश्मीर का इन्हीं का है। खैर वो इंतज़ामिया और ये बोल सकते हैं। मेरे इल्मियत में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, या तो उसका जवाब एलजी इंतज़ामिया दे सकती है कि इन्होंने कितने ज़मीन हड़प की है, या ये बता सकते हैं इन्होंने कितनी ज़मीन हड़प की है। अच्छा अगर साहब एक बात बताइए आप कि कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम दो खानदानों से परेशान हो चुके हैं। जब आता है या तो उमर अब्दुल्ला का खानदान या मुफ्ती मोहम्मद का खानदान। हम इन खानदानों के अलावा कोई तीसरा विकल्प भी देख सकते हैं क्या, या कश्मीर इन दोनों खानदानों के गिरफ्त में है जहनी रूप से? नहीं, लोग अब मेरे ख्याल से काफ़ी मैच्योर हैं। उनको पता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है हमारी, और इस सिचुएशन में वो कौन वाहिद लीडर है जो हमारी बात अच्छे तरीके से फोरम में रख सकता है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा डबल स्टैंडर्ड रहा है। इनकी ज़बान कुछ दिल्ली में रहती है, श्रीनगर में कुछ रहती है। एज़ कम्पेयर टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जो भी है वो अपने उस प्रिंसिपल्स पर कारबंद है। वो दिन दिन पर भी उसी बात पर अड़ी रहती है, और शाम को भी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान दिन को केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती, उनको बरा बुला कहती है, शाम को उन्हीं के साथ बैठकर माफ़ी मांगती है। ये चीज़ हमने पीडीपी में नहीं देखी। यही वजह है कि लोगों का रुझान पीडीपी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। आखिरी सवाल अगर साहब, ये 370 को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो क्या चाहते हैं। 370 हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, या फिर कुछ लिमिटेड क्लॉज के साथ वो जारी रखना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? आपकी पार्टी क्या स्टैंड बताइए। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये सवाल करना चाहूँगा कि वो किस 370 की बात करते हैं। क्या वो 1950 वाले 370 की बात करते हैं, जब जम्मू कश्मीर में अलग सदरी रियासत हुआ करता था, वज़ीर आज़म अलग हुआ करता था, अपना इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, या वो उस 370 की बात करते हैं जो खोखला हो चुका था, जो खाली ढांचा बच चुका था 2019 में, जिसको बीजेपी ने दफनाया? पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये क्लियर करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ये बताना चाहिए कि जब वो किस 370 को लाना चाहते हैं। क्या जब वो 370 को लाएंगे, क्या उसमें यहाँ के रिसोर्सेज पर कश्मीरियों का हक होगा? जो एनएचपीसीज के पास प्रोजेक्ट्स हैं, क्या वो कश्मीरियों को वापस मिलेंगे? पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों के जज्बात भड़काने के बजाय ये क्लियर करना चाहिए कि वो कौन सा 370 वापस लाएंगे। देखिए, वो हमेशा कांग्रेस के साथ अलायंस में रहे हैं, आज भी वो कांग्रेस के साथ अलायंस में रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से वाइट पेपर नहीं मांगा कि जब आप सरकार में आएंगे, आप हमें ये वादा करते हैं कि आप मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास करेंगे और 370 को वापस लाएंगे। देखिए, ये क्लियर है, ये एक सच है कि 370 गारंटीड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड नहीं था। इन्होंने कांग्रेस के साथ 70 साल पावर में रहे, ये उसको परमानेंट नहीं कर पाए। परमानेंट करवाने के बावजूद उसमें तरमीमें लाते रहे, उसको खोखला, धीरे धीरे खोखला खोखला करते रहे। ये कैसे बात कर सकते 370 की? लास्ट क्वेश्चन, आपको लोग क्यों वोट दें? बड़गांव के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। आप बड़गांव के लोगों के लिए करेंगे क्या, ये बताइए। कुछ तो दिमाग देखिए, में होगा। मुझे बड़गांव के लोगों ने दो जिम्मेदारियों के लिए चुना है। एक, जो कलेक्टिव कश्मीरी इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, न बात करने की इजाज़त है, न हर तरफ से सख्ती का माहौल है, खौफ का माहौल है। वो मैंडेट मुझे दिया है लोगों ने, ताकि मैं वो कश्मीरियों के कश्मीरियों का दिल, कश्मीरियों का दिमाग फोरम्स में रख सकूं। भारत सरकार को ये बता सकूं कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, उनका दिल क्या चाहता है, उनका दिमाग क्या चाहता है। ये पहली जिम्मेदारी है। और मेरा जोर है कि ये रहेगा कि मैं दिल्ली को ये याद दिलाऊं कि जो आप यकतरफा इंतजामिया कार्रवाई कर रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मेरा ये जोर होगा कि मैं दिल्ली वालों को ये बताऊं कि आप कश्मीरियों के साथ डायलॉग करें, उनका दिल जीतें, उनका दिमाग जीतें। दूसरा, जो हम देख रहे हैं कि
इंतज़ामिया का यहाँ के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ रहा है। वो भी मैं याद दिलाना चाहूँगा भारत सरकार को कि अगर जैसे प्रेसिडेंट एग्जाम्पल ऑफ, कुछ देखिए कुछ वक्फ एग्जाम्पल तरमीमी बताएं। बिल, वक्फ तरमीमी बिल आपके सामने है। कैसे सरकार वक्फ के अमूर पर हाथ डाल रही है, कैसे वो चाहती है कि ये मुसलमानों से वक्फ छीना जाए। उस पर मैं बात करना चाहूँ, उस पर मैं प्रोटेस्ट करूँगा। उस पर मैं दिल्ली वालों को याद दिलाऊंगा कि अगर आर्टिकल 25 ये कहता है कि गवर्नमेंट का, कोई भी सरकार का धार्मिक चीज़ों में कोई रोल नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है, तो कश्मीर पर क्यों अमल दखल किया जा रहा है। आप देखिए हमें थाने लेवल पर, इंतज़ामिया लेवल पर हर चीज़ से दिख रहा है कि सरकार कैसे हर रिचुअल को, हर मजहबी अमूर को यहाँ कश्मीर में कंडीशनल बना रही है। अगर आपने अब ये जुलूस निकलना है, ये मजहबी रस्म अदा करनी है, तो आपको ऐसे चलना है, तो आपको वैसे चलना है। तो इसके ख़िलाफ़ मुझे आवाज़ वहाँ ऐवान में उठानी है। दूसरा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पर्टिकुलरली 40 साल से ज़ायद बडगाम को सिस्टमेटिकली अदरवाइज़ किया, मुझे उस पर काम करना है। आप देखिए यहाँ का एजुकेशन सेक्टर तबाह है, यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह है, यहाँ का हेल्थ सेक्टर तबाह है। आज भी 1,20,000 लोगों के लिए खाली 100 हॉस्पिटल बेडेड है। आप देखिए कितने चैलेंजेस है। कोविड आया, कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ अपग्रेड हुई नेशनल लेवल पर, मगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पर्टिकुलरली खाली 100 बेड हॉस्पिटल है। ये कितनी नाइंसाफ़ी है। मुझे इलाकाई तौर इन चीज़ों पर काम करना है और कलेक्टिवली जो इस वक्त कश्मीरी सफ़र कर रहे हैं उस पर काम करना है। ये 2 मैंडेट मुझे बडगाम के लोगों ने दिया है, मुझे इस पर काम करना है। आगा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएमएफ न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे बडगांव से पीडीपी के उम्मीदवार आगा मुंतजिर मेहंदी साहब। ये उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और वहां जो जमीनी हकीकत है, जो फीडबैक मिला है, काफी कड़ा मुकाबला है। हम ये तो आज नहीं कह सकते कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इसका फैसला तो चुनाव परिणाम के दिन आएगा, लेकिन मुकाबला बेहद रोचक, दिलचस्प है। नमस्कार।